हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जारी किए गए मॉडल पेपर 2023 का सेट थर्ड। आप देख सकते हैं सेट 1 और 2 तो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में अपडेट भी कर दिया गया है। तो ये वीडियो आपका सेट 3 होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कोडरमा का जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन था। और इस वीडियो में फिर से हम लोग 40 सवाल देखने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का है सेट थर्ड का, कि एक लड़का, ठीक है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, सबसे पहला बात कि समतल दर्पण है तो समतल दर्पण इस साइड रख देते हैं और दर्पण के सामने इस साइड, ठीक है, 100 मीटर पर कोई बंदा खड़ा है और बोला लड़का का प्रतिबिंब तो इस साइड बनेगा, तो 100 सेंटीमीटर इधर भी होगा। अब दोनों का देखिए दूरी कितना होगा, 100 और 100, टोटल कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। समतल दर्पण में 200 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। पहला सवाल का आंसर हो गया बी नंबर। दूसरा है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर रखा है और 20 सेंटीमीटर इसका क्या है, फोकस दूरी है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा तो बनेगा ही, फाइनली है, बड़ा तो बनेगा ही। आभासी यानी काल्पनिक रहेगा और काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा। तो इसलिए दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा का ऑप्शन होने वाला है सी, यानी कि आभासी, सीधा और बड़ा। आगे तीसरा देखेंगे, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है? तो देखिए, उत्तल दर्पण की जो होती है वो दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होती है और इसलिए इसका पीछे में उपयोग किया जाता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए। आगे चौथा सवाल है कि एक लेंस की क्षमता एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, वही लेंस होगा। तो देखिए, प्लस दिया हुआ है, ठीक है, प्लस दिया हुआ है तो उत्तर लेंस होगा। अगर यहाँ पर होता -2.5D, अगर -2.5D होता दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हो जाता कितना, तो आपका हो जाता अवतल लेंस। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, इसलिए प्लस में दिया है, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। आगे बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे पांचवा से, लेंस का फोकस आभासी होता है। ठीक है, किस लेंस का फोकस आभासी होता है? तो कौन सा लेंस का फोकस आभासी होता है दोस्तों? तो आपका बात अगर किया जाए कि किस लेंस का फोकस आभासी होता है, तो वो अवतल लेंस, यानी कि काल्पनिक। आभासी यानी काल्पनिक, तो अवतल लेंस जो होता है उसका फोकस होता है आपका काल्पनिक या आभासी। आगे छठा क्वेश्चन है, वायु से गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? देखिए, वायु है, ठीक है, वायु से गमन कर रही है, यानी वायु में घूम रही है और फिर जल में आ रही है। तो विरल से कहाँ आ रही है, सघन में। तो विरल से अगर सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर ही झुकेगी, अभिलंब की, और विरल से सघन में अभिलंब की ओर। और अगर सघन से विरल बात किया जाए तो उसमें अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, कि नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। 7 का हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा। आठवां, पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होती है? पक्षमाभी पेशियां, ठीक है, तो पक्षमाभी पेशियां से होता है जरा दूर दृष्टिता, और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पक्षमाभी पेशियां अगर खराब होती है, थोड़ा दुर्बल होती है, तो उससे जरा दूर दृष्टिता उत्पन्न होता है, जरा दूर दृष्टिता। आगे बात करेंगे 9वां नंबर सवाल, की आंख के उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? आंख के, क्या पूछा गया, कि आंख के उत्तल लेंस की वक्रता बदलने से कौन सी मांसपेशियां सहायता करती है? तो वो होती है सिलियरी मांसपेशियां। नेक्स्ट है 10वां, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो वो होता है दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना। 10 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 11वां, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो एमीटर से, ठीक है, और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। आगे, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती है, उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यानी CuSO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है। CuSO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है। उसके बाद है Na2 गैस का रंग भूरा होता है, फिर दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, Na2
Na2 गैस का रंग क्या होता है, भूरा होता है। आगे बात करेंगे चिप्स के पैकेट। चिप्स के पैकेट में विक्री संख्या बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो वो दोस्तों आपका नाइट्रोजन डाला जाता है, ठीक है, वो आपको नाइट्रोजन डाला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे सवाल की मीथेन का दहन उदाहरण है। उदाहरण किसका है दोस्तों, तो वह है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। आगे 17वां सवाल है कि इस दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आगे प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण होता है लिटमस, ठीक है, जो लिचेन नामक यानी कि लैकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। फिर आगे पूछा इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है, तो ऑप्शन है NaOH, फिर KOH, CaOH2 और इनमें से कोई नहीं। तो प्रबल अगर पूछता है कि इनमें से कौन प्रबल क्षारक है, तो इसका आंसर तो ये होता है NaOH, लेकिन पूछा है कि प्रबल क्षारक नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, नहीं दुर्बल क्षारक बोला है, तो दुर्बल नहीं है, सब जितना भी है सब प्रबल क्षारक ही है। आगे देखते हैं 20वां सवाल पूछा गया है कि NaOH का उपयोग होता है, NaOH का उपयोग होता है तो वो होता है दोस्तों साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, यानी क्योंकि कड़वा होता है, वो क्षारक होता है। फिर पूछा है किसवा मेथनाइक अम्ल किसमें पाया जाता है, मेथनाइक अम्ल किसमें पाया जाता है, ठीक है, तो आपका लाल चींटी के डंक में भी पाया जाता है और नेटल के डंक में भी पाया जाता है, यानी कि दोनों में, यानी कि 21 का C। आगे 22वां सवाल पूछेंगे, देखते हैं। बोला गया स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं, तो वो आपका होगा गोल्ड यानी कि सोना। नेक्स्ट है धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो वो उत्पन्न करती है जब भी धातु जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। आगे पूछा गया स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन कौन से हैं, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में यानी कि मुक्त अवस्था में, तो होगा आपका होगा कॉपर, सोना और चांदी, ठीक है, यानी कि कॉपर, चांदी और सोना, यानी कि आपका Cu, Ag और Au। आगे सवाल है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र अवस्था में आपका क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अभी देखिए कॉपर। आगे है निम्न में कौन सा कथन असत्य है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन कार्बन का प्रूफ है, तो ये तो सही है, असत्य बोला है यानी गलत छाटना हम लोग को। फिर बोला है ग्रेफाइट विश्व का सुचालक है, ये भी सही होता है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये भी सही है। उसके बाद चौथा ऑप्शन कार्बन में समावता को गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि पाया जाता है दोस्तों, इसलिए यही क्या होगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि गलत है, ठीक है, दिया गया ऑप्शन गलत है, D नंबर। आगे 27वां आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो अगर बाएं से दाएं अगर हम लोग आवर्त सारणी में जाएंगे, ठीक है, बाएं से दाएं अगर इस साइड जाएंगे तो संयोजकता में वृद्धि होती चली जाएगी, संयोजकता में वृद्धि होती जाएगी। आगे पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी कौन है, तो पादप में जल का वहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है, जाइलम, ठीक है, पादप में जल के वहन के लिए इंपॉर्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं जाइलम, ये संवहन उत्तक है। और फ्लोएम क्या करता है, तो तैयार भोजन को, पत्ते में तैयार भोजन को सभी पेड़ पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। आगे 29वां है मछली के हृदय में कोष्ठों की कितनी संख्या होती है, तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या आपकी होती है 2, ठीक है। और मनुष्य का कितना होता है, तो 4। आगे 30वां सवाल है इनमें में किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, उत्सर्जन तंत्र से, तो देखिए आधारी निस्पंदन एकक, केशिका गुच्छ, चयनित पुनरावशोषण, तो ये सब सभी से है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सभी, यानी कि 30 का D। आगे रक्तदाब किस तंत्र से मापा जाता है, तो रक्तदाब जो है वो स्फाइग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है, और सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, ठीक है, 120/80 याद रखिएगा इसको। आगे 32वां सवाल है कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यह आपका हो जाएगा एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन, इसके वजह से अधिवृक्क ग्रंथि स्रावित होती है, एड्रेनलिन नामक हार्मोन। आगे 33वां सवाल है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करेंगे 34वां क्वेश्चन कि विषाणु जनित रोग क्या है, विषाणु जनित रोग क्या है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, HIV एड्स, वार्ड, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा HIV एड्स, ठीक है, HIV एड्स भी हो जाएगा, वार्ट भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए हो सकता है कि 34 का C भी हो जाएगा आंसर। आगे प्लेसेंटा की संरचना होती है, तो प्लेसेंटा की जो संरचना होती है वो होती है तस्तरी नुमा, और प्लेसेंटा क्या होती है, तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको माँ के गर्भ में उसको खाना मिलता है प्लेसेंटा से ही। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन जीवाश्म का उदाहरण है,
जीवाश्म का उदाहरण है। ठीक है, देख लेते हैं कि निम्न में कौन सा जीवाश्म का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया ट्राइलोबाइट, नाइटिया, राजा, सोरस और सभी। तो जीवाश्म का उदाहरण का बात किया जाए तो इसमें सभी हो जाएगा। आगे 37वां कि निम्न में बौने पौधे को कौन दर्शाता है। तो बौने पौधे को देखिए यहाँ पे अगर छोटा टी मिल जाता तो छोटा टी बौना हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए बड़ा टी है, फिर एक बड़ा टी और छोटा एफ है, और फिर छोटा एफ। हाँ चलिए, तो मिल गया आंसर, 37 का हो जाएगा सी। ठीक है, आगे 38वां ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है। तो वो हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे 39वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृत्रिम पालीतंत्र का उदाहरण है। तो खेत भी हो जाएगा और बगान भी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। आगे 40वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 40वां क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है CH4 यानी कि मीथेन। ठीक है, मीथेन या मेथेन जो भी बोलना है, तो बायोगैस का संगठक यही होता है। तो इस प्रकार अभी के वीडियो में हम लोग सेट 3 देखे हैं, और कहाँ का, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का जो क्वेश्चन है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का सेट 3, और आगे सेट 4 और सेट 5 देखेंगे, और फिर ओरिजिनल सवाल जो 2023 का है उसको देखेंगे दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में लाने वाला हूँ, और आपका एक धाकड़ तैयारी होगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे हम दोस्तों। एग्जाम में 2 से 2.5 महीना जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, ताकि सभी लोग जुड़ सके और बढ़िया से तैयारी कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।